हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम लोग आर्टिकल 243 पढ़ रहे थे, उसमें हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 243 डी तक देखा था। तो 243 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग कुछ और आर्टिकल्स देख लेंगे। तो 243 डी के बाद आता है 243 ई, यानी ड्यूरेशन ऑफ पंचायत कि पंचायत का जो फॉर्मेशन है वो कितने दिन तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्लॉजेस हैं। सबसे पहला क्लॉज है कि एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व, जब तक डिसॉल्व नहीं हो जा रहा है वो कब तक कंटिन्यू करेगा, कब तक इट विल रिमेन इन फोर्स फॉर 5 years। ठीक है, 5 साल के लिए फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर। ठीक है, जिस दिन से मीटिंग के लिए अपॉइंट हुआ है, जो डेट अपॉइंट हुआ है वहां से, और उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा, 5 years से ज्यादा नहीं होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत फर्स्ट क्लॉज में बता रहा है कि 5 साल के लिए होगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे कोरिलेट करके, तो 5 years और यहाँ पे 243 ई जो है हमारे अल्फाबेट्स में 5th नंबर पे आता है, ABCDE 5th में आता है, और यहाँ पे भी 5 years के है। तो जैसे ही ड्यूरेशन ऑफ पंचायत यानी 243 ई और 5 साल, ये हम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, पहला क्लॉज था। सेकेंड क्लॉज क्या है? नो अमेंडमेंट शैल हैव इफेक्ट ऑफ कॉजिंग डिसोल्यूशन ऑफ ए पंचायत। जो भी अमेंडमेंट अगर हुआ है किसी भी लॉ में, जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स है, उस समय अगर किसी तरह का अमेंडमेंट हुआ है लॉ में, तो वो इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। किस पर? ड्यूरेशन ऑफ पंचायत पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये सेकेंड नंबर क्लॉज बता रहा है। थर्ड नंबर पर क्या बता रहा है? एन इलेक्शन टू कंस्टिट्यूट ए पंचायत शैल बी कंप्लीटेड। कब कंप्लीट कर लेना पड़ेगा? थर्ड नंबर बता रहा है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1। तो क्लॉज 1 में 5 साल के लिए होता है, तो उसके पहले ही जो है वो इलेक्शन वगैरह कर लिया जाएगा, ताकि जैसे ही 5 साल का टर्म खत्म हो तुरंत से नया पंचायत वर्क में आ सके। ठीक है, पंचायत कमेटी वगैरह जो भी है। सेकेंड बी नंबर में बता रहा है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। सपोज अगर जून में डिसॉल्व होना है तो जनवरी में ही कर लेंगे, क्योंकि फिर 6 ही महीना टाइम रहेगा। डिसॉल्व होने से 6 महीने के पहले, ठीक है, उसी दौरान जो है वो इलेक्शन वगैरह कर लेना होगा। ये याद रखिएगा कि बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायरी होने से पहले। ऐसा नहीं कि एक्सपायरी होके बैठा हुआ है, अभी पंचायत का इलेक्शन ही नहीं हुआ है, नहीं। पंचायत एक्सपायरी होने से पहले और विद इन 6 months ऑफ, विद इन नहीं, बिफोर 6 months ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 months। ये विद इन मैंने कह दिया, तो इससे एक चीज ध्यान में भी आ जाएगा आप लोगों को कि विद इन अगर ऑप्शन में रहेगा, विद इन नहीं करना है, बिफोर करना है। ठीक है, पहले पहले। अब इसमें एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिसॉल्व पंचायत वुड हैव कंटिन्यूड इज लेस देन 6 months। सपोज जो पंचायत का टर्म चल रहा है, ठीक है, वो डिसॉल्व होने के कगार पे है, या उसका जो डिसॉल्व हो गया है लेकिन डिसॉल्व होने के बाद का जो ड्यूरेशन था वो 6 महीने से कम है। सपोज जून तक की टर्म थी पंचायत की और जनवरी में वो पंचायत डिसॉल्व हो जाता है, तो 6 महीने के लिए फिर से दोबारा इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया था उसके पुराने पंचायत के लिए, तो नया टर्म शुरू होगा 6 महीने बाद से। यानी सपोज अगर जनवरी में डिसॉल्व हो जाता है और जून तक का टर्म था, तो उस समय जनवरी से जून तक के लिए फिर से एक नया इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। ये प्रोविजो है। ठीक है, ये मैंने बताया कि डिसॉल्व हो जाने के बाद, एक्सपायरेशन हो जाने के बाद वो तो करेंगे, लेकिन अगर 6 महीने का ही टाइम है तो फिर उस समय नहीं करेंगे। ये है प्रोविजो। अब आते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर क्या बता रहा है? ए पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। ठीक है, अब सपोज डिसॉल्व हो गया लेकिन दोबारा फिर से इलेक्शन होके आ गया है, तो वो कितने दिन तक कार्यरत रहेगा? जो पिछला पंचायत का जितना टर्म रह गया था, सपोज 5 साल का टर्म था, 3 साल के बाद डिसॉल्व हो गया, तो बचा कितना? 2 साल। तो 2 साल के लिए फिर से जब इलेक्शन करके नया पंचायत आएगा, तो वो कितने दिन रिमेन रहेगा? कितने दिन रहेगा वो? 5 साल के लिए नहीं रहेगा, वो रिमेनिंग पीरियड के लिए रहेगा, यानी 2 years के लिए रहेगा। क्लियर? ये 4th नंबर हो गया हमारा। तो 243 का ई नंबर पॉइंट हमने देख लिया है बहुत अच्छे से। अब आते हैं 243F आर्टिकल। आर्टिकल 243F, एफ में बात हो रही है डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। मेंबरशिप के डिसक्वालिफिकेशन की बात हो रही है
एफ में, तो वैसे मेंबर्स को हटा देंगे जिन लोगों का अब उस पोस्ट पे रहने का हक नहीं रह गया हो किसी भी रीजन से, तो उठा के उन लोगों को बाहर फेंक देना है। अब फेंकना है, ये फेंक देना है यानी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, फेंक देंगे उसको मेंबरशिप से उठा करके। तो ये बार बार मैं फेंकना वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एफ से ही रिलेट करना है, इस तरह से हम लोगों को याद रखना है, समहाउ उठा के फेंक देना है। तो एफ से फेंकना और 243 एफ, तो फिर क्या हो जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। इससे हम लोग याद रख पाएंगे कि 243 एफ में है क्या। तो इसमें पहला नंबर क्लॉज बात कर रहा है, पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ए पंचायत। किस किस बेसिस पे, इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। किसी लॉ, जो भी लॉ उस समय उस टाइम पे फोर्स में है, इन्फोर्स्ड है, उस लॉ के तहत अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न, तो उसको डिस्क्वालीफाइड मानेंगे। ठीक है, अगर किसी लॉ, जो लॉ उस समय प्रेजेंट सिचुएशन में कार्यरत है, उसके तहत अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया है पर्पज, इलेक्शन के पर्पज से, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाइड मानेंगे। ये ए नंबर बता रहा है। इसका प्रोविजन भी है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। इस पॉइंट पे किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि उसका तो 25 ईयर्स का एज नहीं हुआ है। ठीक है, इसके लिए कितना मिनिमम एज की जरूरत है, इफ ही हैज अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स। अगर 21 ईयर्स कर लिया है तो उस पर उसको कोई रोक नहीं होगा। उस समय ये नहीं कह सकते हैं कि इसने 25 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है, 21 ईयर्स किया है अटेंड, तो फिर भी चलेगा। क्लियर। बी नंबर पॉइंट बताता है, इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अगर लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट द्वारा कोई लॉ बनाया गया है, उस लॉ के तहत उसको अगर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो भी उसको डिस्क्वालीफाइड ही मानेंगे मेंबरशिप के लिए। क्लियर। पहले में था कि जो भी लॉ इन्फोर्स्ड है तो उसके तहत अगर किसी को कर दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन और टू द लेजिस्लेचर, तो उसको डिस्क्वालीफाई मानेंगे। बी बता रहा है कि किसी को अगर लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया लॉ में ही अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो भी उसको डिस्क्वालीफाइड मानेंगे। ये 1 नंबर क्लॉज था, ए बी। अब उसका सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर मेंबर ऑफ ए पंचायत हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन। अगर इस तरह का कोई सवाल उठता है कि क्या इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन अराइज हो जाता है क्लॉज 1 के तहत, तो उस समय क्या होगा, द क्वेश्चन शैल बी रिफर्ड फॉर द डिसीजन ऑफ सच अथॉरिटी। उस अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा डिसीजन के लिए, एंड इन सच मैनर, उस मैनर में जो कि लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड, जिस तरह से वो प्रोवाइड करेगा, जो मैनर में कहेगा, जिस अथॉरिटी को बोलेगा कि उसके पास भेजिए इसके डिसीजन के लिए कि इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है, तो वो जो भी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट प्रोवाइड करेगा उसी के तहत हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो 243E और 243F आज मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर समझ में आ गया है जरूर से लाइक करें, कोई डाउट आ रहा है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के आर्टिकल्स देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।